नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। हाथरस के सामूहिक बलात्कार कांड को 1 बरस पूरा हो चुका है, लेकिन हाथरस के पीड़ित परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जो मुआवजे का जो ऐलान किया गया था, वो भी पूरा नहीं मिला। लिहाजा जो वकील इस केस को लड़ रहे हैं, उन्हें भी धमकियां मिल रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा है, जो केस को बारीकी से देख रही है, वो इस केस को लड़ रही है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच सद्दाम जी। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, पीड़िता को न्याय कब मिलेगा? आप वकील हैं, आपको केस छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको धमकियां मिल रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहली चीज आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, पीड़िता को न्याय भी मिलेगा और मैं केस भी नहीं छोड़ूंगी, ये दोनों चीजें हैं। टाइम थोड़ा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इस में जिस दिन 14 सितंबर जो कि इन्वेस्टिगेशन इस केस में अगर देखें तो पहले पुलिस ने किया, फिर एसआईटी ने किया, देन आफ्टर सीबीआई ने किया। तो इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट ही फाइल हुई है इसमें दिसंबर से, और दिसंबर के बाद ही इसमें ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट इसमें 9 मंथ हुआ है। तो मान के चलिए हार्डली 2 मंथ्स और लगेगा, क्योंकि बीच में कोविड के वजह से भी कई एक जो 2-3 महीने हियरिंग 3 महीने पोस्टपोन्ड रही है, तो वो भी एक कारण है थोड़ा सा डिले होने का। दूसरा जो है कि मुझे जो थ्रेट्स मिल रहे हैं केस छोड़ने के, तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से हाथरस जाऊंगी। केस हमारा ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैं हाथरस में केस फाइट करूंगी, चाहे कोर्ट रूम में ही मुझे मार दिया जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये देश की 49% आबादी की सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है, उस दलित समुदाय का भी सवाल है। हमारे देश में जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनकी आवाज हम बनेंगे, और उसके लिए मैं केस नहीं छोड़ सकती जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मुकदमा चला, लेकिन वहां भी जो है अदालत के चौखट पर धूल मिट्टी खा रही है ये मामला। नहीं लग रहा आपको कि इस मामले को लेकर अनदेखी की जा रही है? देखिए, इसमें अगर बहुत सारी चीजें हम शुरुआत से बात करें तो नो डाउट इसमें अनदेखी तो नहीं कहेंगे, इसमें नेग्लिजेंसी क्लियर दिखाई पड़ी, जो कि हर तरीके से दिखाई पड़ी। अगर हम पुलिस की बात करें तो पीड़िता का जो पहला स्टेटमेंट था, जहां चंदपा थाने में मतलब एक दुख होता है देख करके वो वीडियो, जिसमें वो बेटी जमीन पर लेटी हुई है, जो ठीक से बोल नहीं पा रही है, जो पैरालाइज जिसकी बॉडी है, उसको पुलिस ने जमीन पर लेटाया हुआ है, कोई वहां पर एम्बुलेंस नहीं आई, प्राइवेट ऑटो में ले जाया जा रहा हाथरस बांग्ला हॉस्पिटल में, और जो बेटी स्टेटमेंट दे रही कि उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके बावजूद भी कांस्टेबल वहां पर खड़े हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन धारा 376 नहीं एफआईआर में लिखी जाती है। सिर्फ उस बेटी का जो ब्रदर है कंप्लेनेंट, वो जल्दबाजी में उससे कहा जाता आप लिख दीजिए। उस टाइम वो पूरी तरीके से अपनी सिस्टर से बात नहीं कर पाया कि एग्जैक्ट उसके साथ क्या हुआ, उसने जल्दबाजी में जो कंप्लेन लिखी उसी को इन्होंने एफआईआर बना करके 22 तारीख तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन पीड़िता का ना तो इन्होंने बयान लिया कि उसको क्या हुआ, ना मेडिकल कराया, इसलिए इसमें जो फैक्ट थे डिस्ट्रॉय हुए, टेम्पर किए गए पुलिस के द्वारा। एक इसमें जो पुलिस ऑफिसर था एएसआई वर्मा, वो कह रहे हैं कि अगर विक्टिम्स अक्यूज के साइड से, अपराधियों के साइड से 2 लोग आ जाते, स्टेटमेंट दे देते इनके खिलाफ, तो मैं परिवार के खिलाफ मुकदमा लिख देता। आप समझिए कि सिर्फ नेग्लिजेंसी नहीं हुई, परिवार को भी फॉल्सली इंप्लीकेट करने की कोशिश की गई। उसके अलावा रात में हम सभी ने देखा जब उस पीड़िता की डेथ हो जाती है, तो किस तरीके से विदाउट परिवार की कंसेंट के उस बॉडी को उसको क्रिमेट कर दिया गया विदाउट आधी रात को, जो कि हमारे जो इंडियन कल्चर में जो रिचुअल्स हैं कि रात में किसी की डेड बॉडी को नहीं जलाया जाता। और दूसरा, परिवार का ये कहना है कि अगर डीएम कह रहे हैं कि हमारी इनकी परिवार की कंसेंट थी, तो हमारे यहाँ जो प्रचलन है उस परिवार के यहाँ वो ये है कि अनमैरिड गर्ल और बॉय अगर इनकी डेथ होती है तो उनको जलाया नहीं, दफनाया जाता।
तो परिवार क्या जलाने की परमिशन देगा? उनके तो लास्ट रिचुअल्स उस बेटी का अधिकार छीन लिया गया। वहां पर हम सभी ने देखा किस तरीके से परिवार गिड़गिड़ाता रहा, पैरों में पड़ा रहा एडमिनिस्ट्रेशन के कि हमारी बेटी को एक बार दिखा दो। तो ये तो खुद क्रिमिनल है इसमें सिस्टम, जो कि उस पीड़ित परिवार के साथ क्राइम करता रहा। तो इतना आसान नहीं है ये लड़ाई, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। जब कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया, तो उसके बाद अब एडवोकेट को धमकाया जा रहा है। लास्ट तक अब पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कहूंगी कि जस्टिस तो दिला करके रहूंगी। उसके अलावा 30 सितंबर को माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस परिवार को इंश्योर किया था कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, और साथ ही साथ इनको रहने की जो एक घर की व्यवस्था की जाएगी अलग, उस गांव से अलग। उसके अलावा केस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और इसमें बात करें कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस मैटर को संज्ञान में लिया, तो पीड़ित परिवार को वहां बुलाया गया, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि मुझे चाहे आप कंपनसेशन ना दें, भले ही ना दें, लेकिन मुझे न्याय। उसकी इंटरप्रिटेशन हाथरस के डीएम ने किस तरीके से की कि परिवार ने मना कर दिया, हमें कोई कंपनसेशन कुछ नहीं चाहिए और हम इसको वापस करेंगे, इसके लिए इन्होंने लेटर भेजा। और जिस पर की कोर्ट ने इनको फटकार भी लगाई अगली डेट में एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक परिवार को ना घर दिया गया, ना परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई, ना अदर जो पेंडिंग कंपनसेशन है वो दिया गया। और जो SC/ST एक्ट के प्रोविजन है, जो कि SC/ST एक्ट में प्रोविजन दिया गया है कि चार्जशीट फाइल होने के बाद जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा 50% और 25%, वो भी नहीं दिया गया। तो आप सोचिए कि इसमें तो वो बाई चांस की मैटर हाईलाइट हो गया, इसलिए यहाँ तक फाइट करने मैं पहुंची हूँ, या जस्टिस की एक उम्मीद है, अदरवाइज तो पूरा मैटर ही दबा दिया गया था। जी वजह क्या लग रहा है आपको? परिवार को ना नौकरी मिलना, जो पीड़ित परिवार है, न मुआवजे का रकम मिलना जितना कहा गया था, 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया था, न मिलना, नौकरी ना मिलना, पैसा ना मिलना, और अभी भी परिवार, जो पीड़ित परिवार है वो डर के साए में जी रहे हैं। यस, वहां पर जी, वहां पर अभी भी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी में हैं ये लोग। उसके बावजूद भी आप समझिए कि कोर्ट रूम के अंदर मुझे और विक्टिम परिवार को धमकाया जा रहा, क्योंकि वो ठीक से स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड करवा पाए, जिससे कि उन स्टेटमेंट के को ही आधार बना करके, फैक्ट को आधार बना करके जजमेंट होना है। अगर उन पर प्रेशर रहेगा तो वो ठीक से स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे, एडवोकेट को धमकाया जाएगा तो एडवोकेट मुकदमा लड़ने नहीं आएगी, तो कहां से फिर जस्टिस मिलेगा। और दूसरा जो मुझे बड़ा कारण इसमें नजर आता है वो ये है कि जिस तरीके से नेग्लिजेंसी दिखाई है वहां पर सिस्टम ने, तो सिस्टम को ही इस केस में चैलेंज कर दिया गया। हाई कोर्ट माननीय लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के एडीजी से सवाल पूछा था कि क्या अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ ऐसा क्राइम होता तो आप रात में इसी तरीके से उसको जला देते? क्या परिवार उसकी मां को उसका चेहरा नहीं दिखाते? तो इसमें तो सिस्टम इसमें अपने आप को यह समझ रहा है कि उसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, जबकि उनको इस केस को ऐसे लेना चाहिए कि सिस्टम में बैठा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है जो काम कर रहा है। बहुत लोग सिस्टम के सही भी काम करते हैं, तो वहां तो उन पर उंगली नहीं उठाई जाती है। निर्भया केस में जो है डीसीपी छाया शर्मा ने सही इन्वेस्टिगेशन किया था, तो उनको उनको अप्रिशिएट किया गया। तो आप पर उंगली क्यों उठाई जा रही है? इस पर विचार करने की जरूरत थी। और जो नेग्लिजेंसी हुई, जो इन लोगों ने जो वहां पर परिवार को जो सपोर्ट नहीं किया, तो आज मौका था आप खड़े होकर के परिवार के साथ इस देश का जो दलित समुदाय है उसको आप एक मैसेज देते कि नहीं, सिस्टम आपके साथ है, देश आपके साथ है। लेकिन नहीं, आपने वही डिस्क्रिमिनेटरी जो सोसाइटी है उसका असली रूप दिखा दिया इस केस में। इसीलिए इस परिवार को आज तक कंपनसेशन नहीं दिया गया, इसीलिए इस परिवार को आज तक नौकरी नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा कारण है। क्या ये मान लिया जाए कि वो बहुजन समुदाय से आती हैं, इसलिए इन सब चीजों को लेकर डिने किया जा रहा है?
देख, ये एक कारण हो सकता है, एक ये कारण तो है ही, नो डाउट। दूसरा कारण यहाँ पर पॉवर्टी भी है, क्योंकि इस देश के अंदर क्लास और कास्ट दोनों इश्यूज हैं, और इस केस में वो दोनों इश्यूज हैं। और जब क्लास का इशू था, कास्ट का भी इशू था, ऊपर से यहाँ पर जो सिस्टम की नेग्लिजेंसी थी वो भी फ्रंट पर आ गई। तो सिस्टम कैसे उस विक्टिम परिवार से हार सकता है? वो नहीं हारना चाहते, क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के इस देश के डीएम और जो भी सिस्टम है उनके अंदर तो यही ट्रेनिंग है उनकी, कि आप जो आम नागरिक है वो आपसे बहुत नीचे है। हम सभी ने देखा डीएम का जो स्टेटमेंट था कि तुम्हारी बेटी अगर कोविड से मर जाती, कोरोना से, तो क्या कंपनसेशन मिलता? उससे ये सवाल करना चाहिए कि हमारी बेटी मरी ही क्यों? मुझे बेटी चाहिए थी, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए था। कंपनसेशन एक आप कंपनसेट कर रहे हो हमें अपनी कमियां नाकामियां छुपाने के लिए, और वो भी नहीं आप पूरा दे रहे हो। ये सारा इस केस में ये साफ साफ दिख रहा है। अभी तक इस केस में यही हुआ जी। आखिर में चलते चलते एक सवाल, आप कैसा न्याय मांग रहे हैं अदालत से? फांसी होनी चाहिए? देखिए, गैंग रेप और मर्डर में मैक्सिमम पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है। हमारी वही डिमांड रहेगी। बाकी कोर्ट के ऊपर, कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जो भी उनको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी एविडेंसेस हैं, उनके आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो सारी चीजें मैटर करती हैं, तो उसके आधार पर ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन हमारी तो यही डिमांड रहेगी कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट है गैंग रेप और मर्डर में वो दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ सीमा कुशवाहा थी, जो इस केस को जो है बारीकी से देख रही है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम अदालत से न्याय लेकर रहेंगे, जो अदालत का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय। धन्यवाद आपका सदाम जी, थैंक यू। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।